आर्मर पहन रखा था। सिर पर फीनिक्स विंग पर्पल गोल्ड क्राउन था और उसके हाथ में एक गोल्डन स्टाफ था जो मानो आसमान को दबा रहा हो। ड्रोन की स्क्रीन के पार भी सभी लोग एक आदिम और उग्र युद्ध शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह कौन सा पाथ है? इंटेलिजेंस ऑफिसर बड़बड़ाया। किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि स्क्रीन पर लड़ाई अपने सबसे चौंकाने वाले चरण में प्रवेश कर चुकी थी। युवक एक कदम में ब्लड पाइथन के सिर पर पहुंच गया। उसने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ को कसकर पकड़ लिया। उसके पीछे का गोल्डन बैटल एवेटार भी पागल हो उठा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और अंत में वह एक ऐसे विशाल एवेटार में बदल गया जो लगभग पहाड़ के बराबर ऊंचा था। अगले ही पल गोल्डन स्टाफ ने ब्लड पाइथन के 7 इंच वाइटल पॉइंट पर बेरहमी से प्रहार किया। धड़ाम! स्क्रीन के पार भी सभी लोग देख सकते थे कि पूरा जंगल जोर से कांप उठा। जमीन फट गई, पत्थर आसमान में उड़ गए। वह एस क्लास ब्लड पाइथन जिसकी रक्षा को भारी हथियार भी शायद नहीं तोड़ सकते थे, एक ही वार में जमीन के अंदर धंसा दी गई। उसका विशाल शरीर कुछ क्षण तक बुरी तरह तड़पता रहा और फिर पूरी तरह मर गया। पूरा कमांड सेंटर बिल्कुल शांत हो गया। कई सेकंड बाद किसी ने मुश्किल से लार निकली। एक वार में एस क्लास एवोल्यूशन बीस्ट को मार दिया। ये कैसे संभव है? आखिर वह किस लेवल का अवेकनर है? टारगेट की पहचान मिल गई है। चिनले, उम्र 22 साल, जांगजो छिन ग्रुप का पूर्व उत्तराधिकारी। रेड मून आने से 20 दिन पहले उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और जांगजो के बाहरी इलाके में ब्लैकस्टोन बेस खरीद लिया। उसने बड़ी मात्रा में सप्लाईज भी जमा की। इसके अलावा वह 2 साथियों को लेकर अंडरग्राउंड टैटू स्टूडियो गया और लगातार 7 दिनों तक बड़े पैमाने पर टैटू बनवाए। रेड मून आने से एक दिन पहले वह आधिकारिक रूप से ब्लैकस्टोन बेस में रहने चला गया। बेस पूरा कमांड सेंटर एक बार फिर खामोश हो गया। सभी को एक ही बात समझ आ गई थी। चिनलाई नाम का यह युवा शायद पहले से जानता था कि अपोकलिप्स आने वाला है। जांच जारी रखो। उसके साथ मौजूद उन 2 लोगों की जानकारी भी निकालो और तुरंत चिनलाई को हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट की सूची में डालो। स्पेशल कमिश्नर को जांगजो भेजा जाए। चिंगलोंग गैंग को खत्म करने के अगले दिन की सुबह मैं एयर रेड शेल्टर के कांस्टेंट टेम्परेचर स्विमिंग पूल में लेटा हुआ था, आंखें बंद करके शरीर के भीतर जमा विशाल एसेंस और एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी बी 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 तेज अलार्म की आवाज ने फिर शांति तोड़ दी। ब्रदर लाई, फिर कुछ बेवकूफ लोग मरने आए हैं। चू शाओदाओ जल्दी से पूल के पास आया और मॉनिटरिंग टैबलेट मुझे थमा दिया। लेकिन इस बार लोग ज्यादा नहीं है, केवल कुछ दर्जन, मगर उनका लीडर कोई पुराना जानकार लगा है। मैंने टैबलेट लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। स्क्रीन में दर्जनों फटे पुराने कपड़े पहने हुए गुंडे हाथों में घटिया हथियार लिए पहाड़ी रास्ते से शेल्टर की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे चल रहे आदमी का चेहरा गंदगी से भरा था और हालत खराब थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। जांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा और मेरी पिछली जिंदगी का दुश्मन श्यू रुई। रेड मून आने वाले दिन वह सिटी सेंटर के विला में लाइव स्ट्रीम कर रहा था और म्यूटेटेड टाइजी डॉग को देखकर डर के मारे बुरी तरह घबरा गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पीठ पर मौजूद लेवल 1 3 हेडेड हेलहाउंड टैटू की ताकत से अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में जिंदा बच जाएगा। पिछले कुछ दिनों में सिटी सेंटर पूरी तरह बीस्ट टेरिटोरी बन चुका था। उसका माउंटेन विला भी नष्ट हो गया था। दर्जनों बॉडीगार्ड्स की जान गंवाकर वह किसी तरह भागता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। उसे अच्छी तरह पता था कि पूरे जांगजो में केवल एक जगह पूरी तरह सुरक्षित है, मेरा माउंटेन शेल्टर। इसलिए वह पागल कुत्ते की तरह यहाँ तक चला आया। चिनली, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। शू रुई 50 मीटर दूर रुक गया और कैमरा की तरफ उंगली दिखाकर पागलों की तरह हंसने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि इस कछुए के खोल में छिपकर सुरक्षित रह जाओगे? मैंने हेलहाउंड पावर जागृत कर ली है। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग अवेकेंड हूँ। आज मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारी 5 लॉर्ड गोल्डन ड्रैगन पावर छीन लूंगा। स्क्रीन में जोकर की तरह चिल्लाते शू रुई को देखकर मैं पूल से बाहर निकला और तौलिए से शरीर पोंछने लगा। एक ए रैंक टोटम मिलते ही इतना घमंड? ब्रदर लाई, मैं जाकर इसे खत्म कर देता हूँ। नहीं, पिछली जिंदगी का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। दरवाजा खोलो। क्लिक। भारी टाइटेनियम एलॉय गेट धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला शेल्टर से बाहर निकल आया। चिनलाई आखिर बाहर आ ही गया। बस इन कुछ बेकार लोगों को साथ लाया है और सोचता है कि मेरा सामान छीन लेगा। मैंने उसके पीछे खड़े डर से कांपते गुंडों की तरफ देखा और तिरस्कार से हंसा। तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। शू रुई हंस पड़ा। चिनली, पहले देख तो सही कि मैं किसे साथ लाया हूँ। भीड़ धीरे धीरे अलग हुई। काले धुएं के बीच एक खूबसूरत महिला आगे बढ़ी। उसने खून से सनी लाल ड्रेस पहन रखी थी। उसकी त्वचा बेहद सफेद थी और चेहरा पहले की तरह सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब लाल चमक थी। उसकी कमर पर ब्लड रेड स्पाइडर लिली टैटू खिल रहा था। उसके पीछे पारदर्शी लाल पंखुड़ियां तैर रही थी। हवा में फैली खुशबू इतनी अजीब थी कि लोगों की रीढ़ तक ठंडी हो रही थी। जाओ युकिंग, वह मरी नहीं थी, सिर्फ जिंदा ही नहीं थी, बल्कि उसने एक शक्तिशाली टोटम भी जागृत कर लिया था। येलो स्प्रिंग स्पाइडर लिली। आसपास के गुंडे उसे देखते देखते सम्मोहित होने लगे। कुछ तो घुटनों पर गिर गए और उसकी ओर रेंगने लगे। जाओ युकिंग ने धीरे से हाथ उठाया। एक ब्लड रेड फ्लावर वाइन उसकी उंगलियों से निकली और एक गुंडे की गर्दन पर लिपट गई। वह आदमी विरोध करने की बजाय मोहित होकर मुस्कुराने लगा। अगले ही पल उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। उसका शरीर सूखने लगा। उसकी छाती से एक स्पाइडर लिली धीरे धीरे खिल उठी। जाओ यूचिंग ने आनंद से आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर फिर से लालिमा लौट आई। चिनली, उम्मीद नहीं थी ना? मैंने भी अवेकनिंग कर ली है। शू रुई उसके पीछे खड़ा ठंडी मुस्कान के साथ बोला। चिनली, तुम खुद को बहुत महान समझते थे ना? जाओ यूकिंग अब ए रैंक मेंटल अवेकेंड है। उसकी स्पाइडर लिली फ्रेग्रेंस दर्जनों अवेकनर्स को कंट्रोल कर सकती है। मैं देखना चाहता हूँ कि अपनी कभी पसंद की हुई महिला के सामने तुम हमला कर भी पाओगे या नहीं। जाओ यूकिंग मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर ब्लड रेड स्पाइडर लिली खिल रही थी। हवा में खुशबू और गहरी होती जा
रही थी, अचानक मेरे सामने की दुनिया बदल गई। मैं फिर पिछली जिंदगी में पहुंच गया। ब्लड मून आसमान में लड़की रो रही थी। छिनली, मुझसे गलती हो गई। पिछली जिंदगी में मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे शू रुई पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने हाथ बढ़ाया और मेरा चेहरा छूने की कोशिश की। उसकी आवाज दर्द और पछतावे से भरी थी। छिनली, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं उसे शांत भाव से देखता रहा। अगले ही पल में हंस पड़ा। जाओ यूकिंग, तुम्हारा इल्यूजन बहुत नकली है। घुटनों पर बैठी जाओ यूचिंग का चेहरा बदल गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम! मेरी पीठ के पीछे 9 ड्रैगन कॉफिन एवेटार प्रकट हो गया। 9 काले ड्रैगन शैडोज ने एक साथ अपनी लाल आंखें खोल दी। वह प्राचीन ब्लैक कॉफिन मेरे पीछे हवा में तैरने लगा। कॉफिन पर बंधी ब्लड रेड चेन्स धीरे धीरे कांपने लगी। आसमान से एक विशाल फॉरबिडन प्रेशर उतरी। आसपास के खंडहर, ब्लड मून, जाओ यूकिंग और पूरा इल्यूजन शीशे की तरह टूट गया। रियलिटी वापस लौट आई। जाओ यूचिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ा कर पीछे हटी। उसके होठों से खून की एक पतली धारा निकली। उसके पीछे स्पाइडर लिली एवेटार कांपने लगा और उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगी। असंभव! वह अविश्वास से मुझे घूरने लगी। मेरी येलो स्प्रिंग फ्लावर फ्रेग्रेंस इंसान के दिल की सबसे गहरी इच्छा को बाहर निकाल सकती है। तुम पर इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ? मैंने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा। इच्छा? तुम खुद को मेरी इच्छा बनने के लायक समझती हो? जाओ यूकिंग का चेहरा पल भर में रंगहीन हो गया। यह शब्द किसी भी हमले से ज्यादा दर्दनाक है। उसने होंठ काटे और उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। छिनली, तुम पहले मुझे पसंद करते थे। तुम बस अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बेचारी बनने की कोशिश करते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि मैंने गलतियां की थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि अपोकलिप्स आने वाला है। मुझे लगा था कि तुम सचमुच पागल हो गए हो। छिनलाई, बस मुझे शेल्टर में आने दो। मैं फिर से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं अब ए रैंक अवेकन्ड हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं सर्वाइवर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। जाओ यूकिंग, तुम धोखेबाज औरत, अभी तो कह रही थी कि उसकी मदद करके उसे खत्म करोगी। शू रुई अचानक चिल्लाया। जाओ यूचिंग ने पलटकर उसकी ओर देखा और गुस्से से चीखी, चुप रहो! अगर तुम लाइव स्ट्रीम में छिनलाई का मजाक न उड़ाते, अगर तुम मुझे उसके ऊपर हंसने के लिए मजबूर न करते, तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। जब तुम भाग रहे थे तब क्या एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ देखा था? तुम्हें मुझे दोष देने का कोई हक नहीं है। शू रुई गुस्से से कांपने लगा। मैं उन दोनों को कुत्तों की तरह आपस में लड़ते देख रहा था और मुझे यह सब बेहद बोरिंग लग रहा था। पिछली जिंदगी में मैं इन्हीं 2 लोगों की वजह से मारा गया था। ये सोचकर ही हंसी आती थी। छिनली, मुझसे गलती हो गई, सच में हो गई। मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। जाओ यूकिंग ने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे छूने से पहले ही एक अदृश्य प्रेशर ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। मैं ऊपर से उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में बोला, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह एहसास हुआ है कि शू रुई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। जाओ यूकिंग का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में भरे आंसू वहीं रुक गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पीछे मौजूद ब्लैक कॉफिन एवेटार धीरे धीरे थोड़ा खुला। उसके भीतर से एक काली चेन बाहर निकली और बिजली की तरह जाओ यूकिंग की कमर पर मौजूद स्पाइडर लिली टोटम को जकड़ लिया। स्पाइडर लिली सच में खूबसूरत होती है, लेकिन तुमने इसे गलत जगह खिलाया है। मेरे शब्द खत्म होते ही ब्लैक कॉफिन चेन कस गई। जाओ यूकिंग दर्द से चीख उठी। उसके पीछे मौजूद ब्लड रेड फ्लावर सी एक ही पल में टूटकर बिखर गई। अनगिनत स्पाइडर लिली शैडोज हवा में मुरझाने लगी। उसके शरीर के भीतर मौजूद टोटम पावर को 9 ड्रैगन कॉफिन ने जबरदस्ती सील कर दिया। उसकी लाल आंखें फिर सामान्य हो गईं। उसका पूरा शरीर जैसे अपनी सारी शक्ति खोकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति! छिनलाई, तुमने मेरी शक्ति सील कर दी। वह निराशा से मुझे देखती रही। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मारना मेरे लिए दूसरी बार हाथ उठाने लायक भी नहीं है। शू रुई ने जाओ यूकिंग को देखा, जिसकी शक्ति सील हो चुकी थी। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, केवल नफरत ही। बेकार औरत, एक आदमी को भी अपने जाल में नहीं फंसा सकी। जाओ यूकिंग अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। शू रुई, तुमने क्या कहा? शू रुई ने उसके पास जमीन पर जोर से लात मारी और चीख पड़ा, अगर तुम जैसी अपशकुनी औरत न होती तो मैं आज इस हालत में नहीं पहुंचता। जाओ यूकिंग की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं ये सब देखकर केवल ऊब महसूस कर रहा था। अपोकलिप्स कभी किसी इंसान को नहीं बदलता, वह सिर्फ उसके दिल में छिपी सबसे गंदी चीजों को जल्दी बाहर निकाल देता है। मैंने धीरे से शू रुई की तरफ देखा। नाटक खत्म हो गया। अब हमारे बीच का हिसाब बाकी है। शू रुई के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो गई। उसकी जगह अब सिर्फ डर बचा था। आखिर उसे समझ आ गया कि जिस लेवल 1 हेल हाउंड पावर पर उसे इतना घमंड था, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। नहीं, मैं ए रैंक अवेकन्ड हूँ। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। शू रुई पूरी तरह पागल हो गया। उसने आसमान की ओर सिर उठाकर जानवर जैसी दहाड़ लगाई। उसकी पीठ के कपड़े फट गए। उसके पीछे 5 मीटर से भी बड़ा काली आग में जलता हुआ 3 हेडेड हेल हाउंड एवेटार प्रकट हुआ। उसका शरीर फूलने लगा। मांसपेशियां उभर आईं। दोनों हाथ तेज भेड़िए के पंजों में बदल गए और वह गंधक जैसी बदबू छोड़ता हुआ मेरी ओर झपटा। मर जा! बीच वाले कुत्ते के सिर ने मुंह खोला और काली आग की एक भयंकर लपट मेरी ओर फेंकी। सामने से आते इस विशाल हमले को देखकर मुझे बचने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। ए रैंक मेरे सामने कुत्ते के बराबर भी नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर के भीतर ओरिजिन पावर से बदला हुआ भयानक ब्लड एनर्जी उफनती नदी की तरह गरज उठा। मैंने किसी एवेटार या टोटम पावर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की ताकत पर भरोसा किया। मेरा दायां मुका पीछे गया और फिर तोप के गोले की तरह आगे निकला। धड़ाम! भयानक पंच फोर्स ने काली आग को बीच से चीर दिया। मेरा मुका बिना रुके यूरुई के सबसे गर्वित हेल हाउंड हेड पर जा लगा। क्रैक! हड्डियां टूटने की डरावनी आवाज गूंज उठी। यूरुई का दायां हाथ तुरंत टूट गया। बची हुई पंच फोर्स उसकी छाती पर जा लगी। यूरुई के मुंह से खून का फव्वारा निकला। उसका विशाल शरीर टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ा और
दूर जाकर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। तुमने अवतार भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? शुरुई ने अपनी धंसी हुई छाती पकड़ ली। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा और ऊपर से उसे देखने लगा। छिन छिन शाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी। पिछली जिंदगी में तुमने मुझे बीस्ट साइड के बीच धक्का दिया था, इस जिंदगी में मैं तुम्हें बीस्ट साइड में नहीं धकेलूंगा। ये सुनते ही शुरुई की आंखों में डर की एक नई चमक उभर आई, लेकिन मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैंने धीरे से हाथ उठाया। मेरे पीछे 9 ड्रैगन कॉफिन एवेटार फिर प्रकट हुआ। ब्लैक कॉफिन थोड़ा सा खुला और उसके भीतर से एक काली चेन निकली जो सीधा शुरुई के 3 हेडेड हेल हाउंड टोटम में जा घुसी। शुरुई दर्द से चीख उठा। उसके पीछे का 3 हेडेड हेल हाउंड एवेटार पागलों की तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन 9 काले ड्रैगन शैडोज ने उसे मजबूती से दबा रखा था। क्रैक! टोटम की सतह पर एक दरार उभर आई। शुरुई के शरीर से निकल रही पावर तेजी से खत्म होने लगी। उसकी ताकत समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट गई। उसका शरीर फिर सामान्य इंसान जैसा हो गया। वह एक घायल, कमजोर और शक्तिहीन आदमी बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति चिनली, मेरी शक्ति वापस करो! वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कुत्ता बनना पसंद था ना? आज से तुम कुत्ता बनने के भी लायक नहीं रहे। आसपास खड़े गुंडों ने शुरुई को देखा। उनकी आंखों का भाव बदल गया। अपोकलिप्स में कमजोर लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। ऊपर से शुरुई ने अपनी जान बचाने के लिए रास्ते भर न जाने कितने लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। अब उसकी सजा का समय आ चुका था। जल्द ही दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद शुरुई की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। जमीन पर केवल एक फीका लेवल 1 गोल्डन कोर बचा था। मैंने उसे उठाकर हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। पिछली जिंदगी में जिसने मुझे बीस्ट साइड में धक्का दिया था, इस जिंदगी में वह मुझे पूरी ताकत लगाने के लायक भी नहीं था। तभी अचानक आसमान से भारी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। भयंकर रोटर साउंड हवा को चीरती हुई पास आने लगी। मैंने सिर उठाकर देखा। 3 मिलिट्री आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स शेल्टर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे नीचे उतरे। कैबिन डोर खुला और पूरी तरह आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस के 2 दस्ते तेजी से बाहर निकले और दोनों तरफ फैल गए। उनके पीछे एक सीनियर कमांडर कुछ गार्ड्स के साथ आगे बढ़ा। मिस्टर चिन, नमस्कार। मैं ईस्टर्न रीजन का डेप्यूटी कमांडर लेइजान हूँ। सुप्रीम कमांडर के आदेश पर आपसे मिलने आया हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कमांडर ले, आपने मेहनत की। बाहर बीस्ट हर तरफ फैले हुए हैं। आप यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब कमांड सेंटर अब भी पूरी कोशिश से व्यवस्था बनाए हुए है। लेइजान की आंखों में आश्चर्य चमका। उसे लगा था कि मेरी जैसी ताकत वाला अवेकनर शायद मिलिट्री से दूरी रखेगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अपोकलिप्स में मिलिट्री ही आम लोगों की आखिरी उम्मीद होती है। अगर वे फ्रंट लाइन नहीं संभालते तो जांगजो बहुत पहले बिखर चुका होता। लेइजान ने गहरी सांस ली। मिस्टर चिन, ड्रोन फुटेज में हमने आपको एस क्लास ब्लड पाइथन को मारते देखा। आपकी ताकत कमांड सेंटर के सभी झात अवेकनर्स से कहीं ऊपर है। सुप्रीम कमांडर आपके साथ हाईएस्ट लेवल वॉर टाइम कोऑपरेशन स्थापित करना चाहते हैं। हम आपको फोर्सफुली रिक्रूट नहीं करेंगे और ब्लैकस्टोन बेस भी नहीं लेंगे। बस इतना चाहते हैं कि ड्रैगन नेशन पर बड़े संकट आने पर आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। लेइजन की आंखें चमक उठी। मैंने आगे कहा, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट एक्शन का आदी हूँ। मैं किसी रेगुलर कमांड सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। ब्लैकस्टोन बेस एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेशन बेस रहेगा। मिलिट्री ऑर्डर बनाए रखेगी, सर्वाइवर्स को ट्रांसफर करेगी और डिफेंस लाइंस बनाएगी। मैं इंटेलिजेंस शेयर करूंगा और जरूरत पड़ने पर हाई लेवल बीस्ट को खत्म करूंगा। रिसोर्सेज एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग दोनों तरफ से होगी। यही सबसे एफिशिएंट तरीका है। लेइजान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं आपकी बात ज्यों की त्यों सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, चूंकि अब हम पार्टनर्स हैं तो मैं तुम्हें एक इंटेलिजेंस देता हूँ। 3 दिन बाद रात 2 बजे ईस्ट सी में पहली लार्ज स्केल मरीन बीस्ट राइड फूटेगी। एक लेवल 5 डीप सी एंशिएंट ड्रैगन 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख से अधिक सी बीस्ट को लेकर जांगजो पर हमला करेगा। अगर पहले से हेवी फायर पावर डिफेंस तैयार नहीं की गई तो जांगजो और पूरा ईस्टर्न रीजन भारी तबाही झेलेगा। लेइजन का चेहरा बदल गया। ठंडा पसीना उसकी पीठ तक बह गया। उसने मेरी आंखों में झूठ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल शांति दिखाई दी। मिस्टर चिन, क्या यह जानकारी भरोसेमंद है? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं 30 लाख लोगों की जान को मजाक नहीं बनाऊंगा। लेइजन ने तुरंत जवाब दिया। मैं अभी सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करता हूँ और ईस्टर्न रीजन की पूरी शक्ति को डिफेंस प्रिपरेशन में लगा देता हूँ। मैंने आगे कहा, और मुझे कुछ हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स, स्पेशल अलॉय मटेरियल्स, 10 वॉरशिप ग्रेड ऑटोमेटिक क्लोज डिफेंस कैनन सिस्टम्स और कुछ इंडिविजुअल क्लाउड बॉम्ब्स। मैं इन्हें मुफ्त में नहीं मांग रहा, बदले में हाई लेवल बीस्ट इंटेलिजेंस सबसे पहले मिलिट्री को दूंगा। लेइजान ने कुछ पल सोचा। ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, मुझे लॉन्गशुई से अनुमति लेनी होगी, लेकिन मेरी राय में यह डील फायदेमंद है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। लेइजान ने गंभीरता से कहा। मिस्टर चिन, सहयोग के लिए धन्यवाद। मैंने जवाब दिया। मिलिट्री इंसानों की आखिरी सीमा की रक्षा करे और मैं उन मॉन्स्टर्स से निपटूंगा जिनसे तुम अभी नहीं निपट सकते। हर कोई अपना काम करे। लेइजान ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं आपके ये शब्द सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। उसे जाते हुए देखते हुए मेरी आंखें गहरी हो गईं। लेवल 5 बीस्ट किंग, वही 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खोलने की चाबी था। डीप सी एंशिएंट ड्रैगन का गोल्डन बॉक्स मुझे हर हाल में चाहिए था। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, लगातार स्पेशल मशीन टूल्स, क्लोज डिफेंस कैनन सिस्टम्स और क्लाउड बॉम्ब्स ब्लैकस्टोन बेस पहुंचाते रहे। बाकी स्ट्रेटेजिक सप्लाईज भी अलग अलग खेपों में भेजी जा रही थी। मैंने सब कुछ हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। शेल्टर की डिफेंस पावर
पर कई गुना बढ़ गई। चौथे दिन रात 2 बजे मैं मॉनिटरिंग रूम की बड़ी लेदर चेयर पर बैठा था। हाथ में गर्म ब्लैक कॉफी थी। ब्रदर लाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश काली क्यों है? चू शाओदाओ स्क्रीन देखते हुए बोला। मैंने कॉफी की चुस्की ली और गहरी नजरों से बाहर देखा। शुरू हो गया। लगभग उसी समय जांगजो ईस्टर्न कोस्ट डिफेंस लाइन पर लेजान रडार स्क्रीन को घूर रहा था। स्क्रीन पर अनगिनत लाल बिंदु सुनामी की तरह उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। चिनली की जानकारी सच थी। ईस्ट सी बीस्ट टाइड आ चुकी थी। फायर, पूरा फायर पावर इस्तेमाल करो। उन्हें सिटी एरिया में घुसने मत दो। हमारे पीछे 30 लाख सर्वाइवर्स हैं। अगले ही पल आर्टिलरी पोजीशंस गरज उठी। हजारों शेल्स आग की लकीरें छोड़ते हुए कोस्ट लाइन पर गिरे। पूरा अंधेरा, आसमान दिन जैसा चमक उठा। लेकिन जब इल्यूमिनेशन फ्लेयर्स ऊपर पहुंचे तो फ्रंट लाइन के सभी सैनिकों के चेहरे पर निराशा छा गई। समुद्र के ऊपर दसियों हजार म्यूटेटेड सी बीस्ट्स लहरों को चीरते हुए बढ़ रहे थे। कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स जितने बड़े म्यूटेटेड क्रैब्स थे, कुछ जहरीले कांटों से ढके एम्फीबियस फिशमैन और कुछ बेहद तेज सी स्नेक स्वॉर्म्स जो गोलाबारी के बीच भी पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे। लड़ाई शुरू होने के 10 मिनट के अंदर पहली डिफेंस लाइन पूरी तरह टूट गई। कमांडर ले, हम रोक नहीं पा रहे। बीस्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरी डिफेंस लाइन कोलैप्स हो रही है। ले जान ने कमर से पिस्टल निकाली। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। पूरी सेना को आदेश दो, आज चाहे हम सब मर जाएं, लेकिन आम लोगों की रक्षा करनी होगी। तभी जब मिलिट्री अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रही थी, धरती अचानक भयानक तरीके से कांप उठी। एक ऐसी भयानक प्रेशर जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी, अचानक डीप सी की दिशा से पूरे क्षेत्र में फैल गई। जांगजो के अंदर खंडहरों और अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में छिपे 30 लाख सर्वाइवर्स को एक साथ सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पहाड़ उनके दिल पर रख दिया गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। वो क्या चीज है? लेईजान ने निराशा से सिर उठाकर दूर रात के आसमान की ओर देखा। तभी घने काले धुएं को एक विशाल बोन विंग ने चीर दिया। बादलों के बीच से 100 मीटर से भी लंबी एक भयानक बोन ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसका पूरा शरीर डीप सी मिस्ट से घिरा हुआ था। उसकी आंखें 2 विशाल लाल लालटेन जैसी चमक रही थीं और उनमें से मौत की ठंडी आभा निकल रही थी। लेवल 5 बीस्ट किंग, डीप सी बोन ड्रैगन। अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में लेवल 5 बीस्ट का मतलब था अजेय शक्ति, ऐसा मॉन्स्टर जो अकेले एक पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। अचानक डीप सी बोन ड्रैगन ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसने अपना विशाल ड्रैगन माउथ खोला और एबिस जैसी गहराई से काली ड्रैगन ब्रेथ बाहर निकली। धड़ाम! काली आग ने 1000 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को निगल लिया। आर्टिलरी पोजीशंस पल भर में नष्ट हो गईं। खत्म हो गया। जांगजो खत्म हो गया। निराशा की लहर पूरे शहर में फैल गई। अनगिनत लोगों ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी समय ब्लैकस्टोन शेल्टर के अंदर मैं धीरे से अपनी कॉफी कप नीचे रख रहा था। स्क्रीन पर वह विशाल बोन ड्रैगन काले धुएं के बीच घमंड से उड़ रहा था। मेरी आंखों में डर नहीं था, उनमें केवल जलती हुई उत्सुकता थी। शू शाओदाओ का चेहरा बदल गया। ब्रदर लाई, आप बाहर जाने वाले हैं। वो लेवल 5 बीस्ट किंग है। जांग शिनी ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी और मुस्कुराया। मेरे 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खोलने के लिए अभी एक की कमी है और उस बड़ी छिपकली का गोल्डन बॉक्स मुझे पसंद आ गया है। मैं एलिवेटर की ओर मुड़ा और चलते हुए बोला, घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे लिए एक कप टी भी बना देना। जब तक चाय ठंडी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। उसी समय जांगजो के ऊपर डीप सी बोन ड्रैगन लगातार ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ बरसा रहा था और डिफेंस लाइंस को तबाह कर रहा था। लेईजान ने आंखें बंद कर ली थीं और मौत का इंतजार कर रहा था। तभी जांगजो के बाहरी पहाड़ों की दिशा से एक काली रोशनी का स्तंभ आसमान की ओर फूट पड़ा। वह ब्लैक लाइट ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्राचीन और राजसी औरा थी। घना काला धुआं जबरदस्ती दोनों तरफ हट गया। वो क्या है? लेईजान ने तुरंत आंखें खोल दी। पूरे जांगजो के 30 लाख सर्वाइवर्स और फ्रंट लाइन पर बचे हुए सैनिकों ने एक साथ ब्लैकस्टोन बेस की दिशा में देखा। सबकी नजरों के सामने एक लंबा युवा उस ब्लैक गोल्ड लाइट पिलर के सहारे आसमान की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसने कोई फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया था। वह बस हवा में ऐसे चल रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे अदृश्य सीढ़ियां हों। वो मिस्टर चिन है। चिनली आ गया। लेईजान उत्साह से कांप उठा। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, मेरे पीछे का 9 ड्रैगन कॉफिन टोटम पूरी तरह खुल गया। 9 विशाल ब्लैक ड्रैगन्स आसमान में फैल गए। उनके शरीर सैकड़ों मीटर लंबे थे। उनकी ब्लड रेड ड्रैगन आईज एक साथ खुल गईं। वे एक प्राचीन ब्लैक कॉफिन को खींच रहे थे जो पूरे जांगजो के ऊपर तैर रही थी। कॉफिन पर बंधी ब्लड रेड चेन्स धीरे धीरे कांप रही थीं। एक सर्वोच्च, प्राचीन और अछूती फॉरबिडन ऑरा समुद्री लहर की तरह पूरे जांगजो में फैल गई। इस प्रेशर के नीचे नीचे मौजूद 1 लाख म्यूटेटेड सी बीस्ट्स जो अभी तक पागलों की तरह हमला कर रहे थे, अचानक डर से चीख उठे। वे सभी जमीन पर गिर पड़े और कांपने लगे। ब्लैकस्टोन बेस के मिस्टर चिन, वो जांगजो को बचाने आ गए हैं। अनगिनत सर्वाइवर्स खंडहरों से बाहर झांकने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य, राहत और सम्मान भरा हुआ था। मैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था और दूर उस 100 मीटर लंबे डीप सी बोन ड्रैगन को देख रहा था। उसके विशाल शरीर के सामने मैं चींटी जितना छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे पीछे मौजूद 9 ड्रैगन कॉफिन उससे भी अधिक प्राचीन, रहस्यमयी और भयावह लग रही थी। दुःस्वप्न जैसा दृश्य था। डीप सी बोन ड्रैगन ने मेरी चुनौती महसूस कर ली। उसकी ब्लड रेड आईज मुझे घूरने लगी और उसने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लट हो गया। सामने आती ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ को देखकर मैं हिला तक नहीं। मैंने धीरे से अपना दायां मुका उठाया। मेरे सीने का पेंगुइन
पेंगू टोटम गरजते बादलों जैसी आवाज करने लगा। क्रिएशन पावर मेरे मुके के चारों ओर इकट्ठा हो गई। अगले ही पल मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, धड़ाम, मेरा पंच ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ से टकराया। पूरा आसमान मानो बीच से फट गया। ब्लैक फ्लेम्स को क्रिएशन पावर ने जबरदस्ती दो हिस्सों में चीर दिया। दोनों तरफ आग की विशाल लहरें निकल गईं। वे दूर खंडहरों पर गिरीं और धरती पर हजारों मीटर लंबी जली हुई खाइयां बना गईं। मैं दोनों फायर वेव्स के बीच स्थिर खड़ा रहा। मेरे पीछे का पेंगू एवटार धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका पहले धुंधला दिखने वाला शरीर अब और अधिक वास्तविक होता जा रहा था। डार्क गोल्डन डिवाइन लाइट मेरे सीने के पेंगू टैटू से निकलकर पूरे एवटार में फैल गई। मैंने डीप सी बोन ड्रैगन की ओर देखकर मुस्कुराया। बड़ी छिपकली, अब मेरी बारी है। मेरे शब्दों के साथ पेंगू टोटम पूरी तरह सक्रिय हो गया। मेरे पीछे का पेंगू एवटार कई दर्जन मीटर ऊंचा हो गया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसकी ऑरा प्राचीन और अथाह थी, मानो केओस ईरा का कोई एंशिएंट जायंट वापस लौट आया हो। उसके हाथों में क्रिएशन पावर से बनी एक विशाल बैटल एक्स प्रकट होने लगी। एक्स के ब्लेड पर डार्क गोल्डन रून्स चमकने लगे। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मेरे पीछे का पेंगू एवटार भी वैसा ही करने लगा। इंसान और एवटार की हर हरकत एक जैसी थी। डीप सी बोन ड्रैगन ने पहली बार मौत का डर महसूस किया। उसकी ब्लड रेड आईज में भय उभर आया। वह तेजी से पीछे हटना चाहता था, लेकिन जिस क्षण पेंगू एवटार ने उसे लॉक किया, उसके आसपास की ब्लैक मिस्ट तक जम गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी आवाज थंडर जैसी गूंजी, पेंगू स्प्लिट हेवन। मेरा हाथ नीचे गिरा। उसी समय पेंगू एवटार ने भी क्रिएशन एक्स पूरी ताकत से चला दी। धड़ाम, सैकड़ों मीटर लंबी डार्क गोल्डन एक्स लाइट ने ब्लैक मिस्ट को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान दो हिस्सों में बंट जाएगा। डीप सी बोन ड्रैगन ने बचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक्स लाइट उसकी विशाल बोन विंग पर जा गिरी। क्रैक, उसकी बोन विंग तुरंत टूट गई। डीप सी बोन ड्रैगन दर्द से चीख उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका विशाल शरीर मीटियोर की तरह धरती पर गिरने लगा। मैंने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। एक कदम में मैं डार्क गोल्डन लाइट बनकर उसके ऊपर पहुंच गया। पेंगू एवटार भी मेरे साथ ही आगे बढ़ा। मैंने मुट्ठी बांधी। पेंगू एवटार ने दोनों हाथों से क्रिएशन एक्स पकड़ ली। डीप सी बोन ड्रैगन सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में केवल डर था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, टूट जाओ। मेरा मुका नीचे गिरा। उसी क्षण पेंगू एवटार की क्रिएशन एक्स भी नीचे गिरी। धड़ाम, क्रिएशन एक्स सीधे डीप सी बोन ड्रैगन के सिर पर लगी। भयानक क्रिएशन पावर उसकी खोपड़ी के भीतर घुस गई। धरती जोर से कांप उठी। जांगजो के बाहरी इलाके में दर्जनों मीटर गहरा एक विशाल क्रेटर बन गया। पत्थर आसमान में उड़ गए। डीप सी बोन ड्रैगन का विशाल शरीर क्रेटर के बीच धंस गया। उसकी ब्लड रेड आईज की रोशनी तेजी से बुझने लगी। पेंगू एवटार धीरे धीरे गायब हो गया। डार्क गोल्डन लाइट भी खत्म होने लगी। मैं क्रेटर के किनारे खड़ा था। मेरे सीने का पेंगू टैटू अब भी हल्का चमक रहा था। लेवल 5 ओवरलॉर्ड डीप सी बोन ड्रैगन मर चुका था। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हुई कि कोई समझ भी नहीं पाया। मेरे उड़ने से लेकर लेवल 5 बीस्ट किंग को मारने तक पूरा युद्ध 3 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। ब्लैक मिस्ट हट गई। ब्लड मून की लाल रोशनी फिर धरती पर फैल गई। मैंने हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर दी और सामान्य आकार में लौट आया। मैं सीधे ड्रैगन के विशाल सिर पर उतरा। मैंने अपनी उंगलियों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया। रहा था उसके भीतर समुद्र जैसी विशाल एनर्जी महसूस करके मैं संतुष्ट हो गया और उसे हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। नीचे मौजूद 1 लाख सी बीस्ट्स अपने बीस्ट किंग की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए। वे समुद्र की ओर भागने लगे। जांगजो बच चुका था। मिस्टर चिन, जांगजो के 30 लाख लोगों को बचाने के लिए धन्यवाद। पूरे शहर में धन्यवाद की आवाजें गूंज उठी। मैं ड्रैगन के सिर पर खड़ा था और हाथ में लेवल 5 गोल्डन बॉक्स पकड़े हुए था। मैंने इन तारीफों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने लेजन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कमांडर ले, ऐसा मत कहिए। अगर ऑर्डर फोर्सेस ने बीस्टाइड को सामने से नहीं रोका होता तो जांगजो शायद मेरे आने तक टिक ही नहीं पाता। लेजन कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने आगे कहा, यह युद्ध मैंने अकेले नहीं जीता। फ्रंट लाइन पर जो सैनिक मारे गए उन्होंने भी इस शहर को बचाया है। लेजन की आंखें लाल हो गईं। उसके पीछे खड़े कई ऑफिसर्स ने भी सिर झुका लिया। मैंने गोल्डन बॉक्स हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया। अब सर्वाइवर्स को ट्रांसफर करो और डिफेंस लाइन को रिपेयर करो। बीस्टाइड का पीछे हटना केवल अस्थायी है, असली डिजास्टर अभी बाकी है। लेजान ने गंभीरता से कहा, मिस्टर चिन निश्चिंत रहिए, ऑर्डर फोर्सेस जांगजो को संभाल लेंगी। मैंने कहा, अगर लेवल 5 से ऊपर का बीस्ट दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर देना। हाई लेवल बीस्ट से मैं निपटूंगा। इतना कहकर मैंने समय बर्बाद नहीं किया। ब्लैक गोल्ड लाइट चमकी और मैं लाइट स्ट्रीम बनकर ब्लैक स्टोन शेल्टर वापस लौट गया। शेल्टर का विशाल गेट बंद हो गया। मैं मॉनिटरिंग रूम में पहुंचा और मेज पर रखी टी का कप उठाकर एक घूंट लिया। टी बिल्कुल सही टेम्परेचर पर है। ब्लैक स्टोन शेल्टर के सबसे निचले कोर चेंबर में मैं विशेष मेडिटेशन प्लेटफॉर्म पर बैठा था। मेरे हाथ में लेवल 5 डीप सी बोन ड्रैगन का गोल्डन बॉक्स था। इस गोल्डन बॉक्स की एनर्जी एस क्लास ब्लड पाइथन गोल्डन बॉक्स से सैकड़ों गुना अधिक थी। अगर मिलिट्री का सबसे ताकतवर अवेकनर भी इसे सीधे निगल ले तो उसका शरीर तुरंत फट जाएगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैंने बिना झिझक उसे अब्सॉर्ब कर लिया। ब्लैक गोल्ड एनर्जी बाढ़ की तरह मेरे शरीर में घुस गई। मेरी त्वचा पर ब्लैक फ्रॉस्ट जमने लगी। हड्डियां दबाव से चरमराने लगी। मैंने ठंडी हंसी हंसी। सिर्फ एक मरी हुई छिकली और मुझे चुनौती। मेरे सीने का पेंगू एवेटार अचानक आंखें खोलकर जाग गया। उसकी क्रिएशन पावर ने ब्लैक एनर्जी को जबरदस्ती दबा दिया, फिर उसे पीसकर सबसे शुद्ध ऑरिजिन एनर्जी में बदल दिया। वह एनर्जी मेरे शरीर को लगातार मजबूत करने लगी। उसी समय मेरी पीठ पर मौजूद 9 ड्रैगन कॉफिन टोटम सक्रिय हो गया। 9 ब्लैक ड्रैगन्स ऐसे लग रहे थे मानो त्वचा के नीचे तैर रहे हों। एंशिएंट ब्लैक कॉफिन पर बंधी पहली स्टार चेन बुरी तरह कांपने लगी। टक
धड़ाक, एक हल्की टूटने की आवाज मेरी सोल के भीतर गूंजी। अगले ही पल पहली स्टार चेन टूट गई। धड़ाम, ब्लैक गोल्ड एनर्जी का अथाह सैलाब कॉफिन के भीतर से बाहर निकला। मेरी आंखों के सामने अंतहीन डार्कनेस फैल गई। डार्कनेस के सबसे गहरे हिस्से में एंशिएंट ब्लैक कॉफिन धीरे धीरे खुल रही थी। उसी क्षण मुझे एक नई क्षमता मिली। अब मैं 20 गोल्डन बॉक्सेस, 20 रेमनेंट एनर्जी और सील्ड टोटम्स की इंस्टिंक्ट पावर को सीधे डिवावर कर सकता था। ब्लैक कॉफिन उन एनर्जीज को रिफाइन करके मेरे शरीर, हाफ लाइफ स्पेस और 4 फॉरबिडन टोटम्स को मजबूत करेगी। दूसरे शब्दों में, जब तक मेरे पास पर्याप्त एनर्जी होगी, मैं लगातार मजबूत होता जाऊंगा। डीप सी बोन ड्रैगन गोल्डन बॉक्स पूरी तरह रिफाइन होने के बाद मेरा फिजिकल रेल्म सीधे लेवल 5 तक पहुंच गया। हाफ लाइफ स्पेस भी फिर से फैल गई। उसके विशाल किनारे पर अब एक नया क्षेत्र उभर आया था। वह क्षेत्र पूरी तरह ब्लैक डार्कनेस से भरा था। ऐसा लग रहा था मानो एंशिएंट ब्लैक कॉफिन की शैडो वहां मौजूद हो। वह शांत, मृत और अथाह था। मुझे एक मजबूत एहसास हुआ कि जैसे जैसे 9 ड्रैगन कॉफिन की बाकी चेन्स टूटेंगी, ये डार्कनेस रीजन हाफ लाइफ स्पेस से भी अधिक भयावह और रहस्यमयी जगह बन जाएगा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। पूरे शरीर की हड्डियां गरज से बादलों जैसी आवाज करने लगी। कॉफिन डिवावर, बुरा नहीं, आज से हर बीस्ट मेरे लिए सिर्फ एनर्जी सोर्स है। अगली सुबह ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं अलॉय फ्लोर पर पद्मासन लगाकर बैठा था। डीप सी बोन ड्रैगन गोल्डन बॉक्स को रिफाइन करने के बाद मेरे शरीर का ब्लड एनर्जी पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका था। 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खुल चुकी थी। कॉफिन डिवावर एबिलिटी भी पूरी तरह मेरे शरीर का हिस्सा बन गई थी। अब सामान्य गोल्डन बॉक्सेस से मिलने वाला इंप्रूवमेंट बहुत सीमित हो गया था। अगर मुझे और मजबूत बनना था तो मुझे और भी ऊंचे लेवल के बीस्ट का शिकार करना होगा, कम से कम लेवल 4 या उससे ऊपर के। तभी शू शाओदाओ अंदर आया। उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था। ब्रदर ली, कल रात आपने अकेले लेवल 5 एंशिएंट ड्रैगन को मार दिया। मैं और चिनी तो लगभग कुछ कर ही नहीं पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों सिर्फ आपका बोझ बनकर रह जाएंगे। दूसरी ओर से जांग शिन्नी भी अंदर आई। उसने ब्लैक कॉम्बैट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर हमेशा वाली शांति थी, लेकिन आंखों में लड़ने की इच्छा साफ दिख रही थी। मुझे भी रियल कॉम्बैट की जरूरत है। केवल गोल्डन बॉक्सेस अब्सॉर्ब करके लेवल बढ़ाने से असली ताकत हासिल नहीं होती। मैंने दोनों की ओर देखकर सिर हिलाया। यही बात मैं खुद भी सोच रहा था। शू शाओदाओ के अर्लंग डिवाइन जनरल और नेजा टोटम्स दोनों टॉप टियर कॉम्बैट टोटम्स थे। जांग शिनी का 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम तो अटैक, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड